नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल इस बार क्या 5 साल पूरा कर पाएगा? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पार्टी के कुछ नेता और कुछ समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या हड़बड़ी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई और बिना संसदीय दल की बैठक बुलाए ही बीजेपी ने मतलब अध्यक्ष ने और 2-4 आदमी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और फिर बाद में एनडीए का नेता चुना गया। ये सवाल आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि होता यह है कि जब भी कोई पार्टी जीतती है उस पार्टी का संविधान भी ये कहता है कि पहले पार्टी में जीते हुए सांसद, उनकी एक संसदीय दल होता है, वो बैठक बुलाते हैं, उसमें एक नेता चुना जाता है और फिर वो नेता जो है अपने अलायंस के साथ मिलकर के वो बातें करते हैं, फिर सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त होता है। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सवाल उठाया है और सवाल वाजिब भी है कि आखिर इस बात का डर क्यों, या इस परंपरा को क्यों छोड़ दिया गया? पार्टी के महासचिव ने बैठक क्यों नहीं बुलाई और बिना बैठक बुलाए ही, ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पार्टी के बड़े नेता हैं और सब कुछ उनके नाम पर, उनके इर्द गिर्द राजनीति हो रही है बीजेपी की, लेकिन हर पार्टी का एक संविधान होता है, उसकी एक परंपरा होती है। और जैसा कि टिकट बंटवारे के पहले भी आपने देखा होगा, सुना होगा खबरों में कि संसदीय दल की बैठक में ये फैसला लिया गया और फिर पार्टी का महासचिव उसको नोटिफाइड करता है, अधिसूचित करता है, उसको बताया जाता है। ये एक प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में होता है। अब ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक जो समर्थक हैं, आप जानते होंगे, मधु पूर्णिमा किश्वर, उन्होंने जो उससे भी आगे बात लिखी है, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो पोस्ट किया है उसके मुताबिक अगर बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई जाती और उसमें सीक्रेट बैलेट से नेता के नाम का चयन का आधार बनता तो शायद मोदी जी का नाम नहीं आता। और यही बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ये गलत प्रक्रिया, अब गलत परंपरा की शुरुआत हो गई है। और इधर स्वामी ने सवाल उठाए, कुछ समर्थकों ने, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक बताए जाते हैं, उसमें एक मधु पूर्णिमा किश्वर, ये वही पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट हैं जो जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो उनका वीडियो इंटरव्यू की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि मुझे फाइल मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, अपने आप समझ में आता है, अफसर को मैं देता हूँ काम करने के लिए। तो खैर, मधु पूर्णिमा किश्वर का तो मैंने एक जिक्र किया, लेकिन सवाल ये उठा है क्योंकि इस बार बीजेपी की जो हार हुई है उसमें कई लोग, अब खुलकर तो कोई नहीं बोल रहा है कि भैया मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन 303 तक पहुंचाए मोदी जी और 240 तक ले आए मोदी जी, तो जाहिर सी बात है नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। ऐसी डिमांड पार्टी के अंदर खाने में, या यूं कहिए कि पार्टी के जो समर्थक हैं वो बोलने लगे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगा है। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि हो सकता है कि आने वाले समय में पार्टी के अंदर जो खींचतान होने वाली है या जो चल रही है, जो मीडिया में खबरें नहीं आ पाती हैं, शायद 5 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी पूरा नहीं कर पाए और बीच में ही कोई नया नेता का चुनाव हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी की उम्र भी हो गई है 73 साल, अगले 1-2 साल में वो 75 साल के हो जाएंगे। और आपको पता है कि बीजेपी ने खुद ये एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की थी कि 75 साल से जो ऊपर होंगे उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा। ये अलग बात है कि इस बार जो तीसरी बार जो मोदी सरकार का जो कैबिनेट है उसमें जीतन राम मांझी जो है उनकी उम्र 79 ईयर्स है, 1-2 और मंत्री हैं जिनकी उम्र 75 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बात है, ऐसी क्या बात है
कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई और बिना बैठक बुलाए ही उसको मर्ज कर दिया गया। उसको ऐसा साबित किया गया, ऐसा दिखाया गया कि एनडीए ने की एक बैठक हुई। ये होता नहीं है। पहले पार्टी अपने नेता को चुनती है, उसके बाद फिर अलायंस के साथ उसकी बातचीत होती है और फिर वो एक प्रक्रिया होती है जो हम सब देखते आए हैं और जानते आए हैं। शायद ये पहली बार हुआ है, इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी हो या मधु पूर्णिमा किश्वर हो, ये हार्ड लाइनर नेता माने जाते थे बीजेपी में। ये अलग बात है कि अब ये लोग साइडलाइन है, इनकी बातों को कोई सुनता नहीं है और इसलिए आप कह सकते हैं कि इनके कहने से क्या होगा। सवाल इनके कहने से नहीं होगा, बिल्कुल सही है। सत्ता जिसके हाथ में होती है, बात उसी की होती है। लेकिन आप सोचिए कि इसी बीजेपी में आपको शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोट से जीत हासिल की है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, जैसा कि मीडिया में बताया गया, उनको महिमा मंडित किया गया, वो मात्र 1,52,000 वोट से अपनी सीट पर जीत पाए। और ये जो जीत है, जो जीत का जो मार्जिन घटा है, और बनारस के चुनाव का अगर आप अध्ययन करेंगे या इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो बनारस के 5 विधानसभा क्षेत्र में कहां लीड मिला और कैसे जीत मिली, तो आप देखेंगे तो मालूम होगा कि मोदी जी का ग्राफ घटा उनके संसदीय क्षेत्र में। ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि अब तक जितने भी सिटिंग प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जीत का मार्जिन सबसे कम इस बार आया है, वो है नरेंद्र मोदी जी का। हालांकि बीच में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे 7 महीने के लिए, उनका मार्जिन थोड़ा कम है। उन्होंने भी जब चुनाव लड़ा था तो उनका मार्जिन कम आया था। लेकिन 5 साल पूरा करने के बाद या 3 साल पूरा करने के बाद कोई प्रधानमंत्री जब भी चुनाव लड़ा है, इतने कम मार्जिन से नहीं जीता है। और इस बार कई ऐसे नेता हैं जिनके जीत का मार्जिन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, अमित शाह ने 5 लाख क्या 7.5 लाख वोट से जीत हासिल की है। अब पूछेंगे कि इसमें नई बात क्या है। नेताओं के जीत का मार्जिन वो लोकप्रियता बताता ही है, साथ ही अगर जिस नेता के बदौलत पार्टी सत्ता में आती है या जिस नेता के बदौलत अपने बढ़त से नीचे आती है, तो सवाल उस पर उठता है। आपको याद होगा जब राहुल गांधी के नेतृत्व में जब वो अध्यक्ष थे अपनी पार्टी के, और जब पार्टी का ग्राफ गिरा और संख्या कम हुई, तो मीडिया से लेकर के तमाम लोगों ने सवाल उठाए और उस सवाल से के बाद क्या हुआ, राहुल गांधी ने ये तय किया कि मैं अध्यक्ष पद नहीं रहूंगा। मतलब उनके पास जो भी था उन्होंने त्याग कर दिया और उसके बाद कई दिनों तक तो अंतरिम अध्यक्ष के नाम से वो पार्टी चली। फिर बाद में वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के। तो जीत का क्रेडिट भी उसी को और हार का क्रेडिट भी इसी को। किसको? जो नेता चुनाव जिताता है। और यही ग्राफ, यही पैमाना होता है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की पहचान का, उसके नापने का। इसमें दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 2 जो कार्यकाल पूरा किया, उनकी लोकप्रियता काफी हद तक थी और पार्टी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाई। लेकिन इस बार पार्टी की पराजय हुई है। एनडीए की जीत हुई है, लेकिन बीजेपी की हार हुई है। और वो हार थोड़ी बहुत नहीं, अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाई। एनडीए की तो जीत हो गई, लेकिन बीजेपी की हार हुई। किसके नेतृत्व में हार हुई? तो मोदी जी के नेतृत्व में हार हुई, क्योंकि मोदी की गारंटी, हर जगह मोदी जी की बात हो रही थी। और अब ऐसे में आनन फानन में कहिए, और इधर आरएसएस प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। विरोधी को, माने विपक्ष के नेताओं को विरोधी नहीं मानने की सलाह तक दे रहे हैं। ये सब बताता है, ये सब संकेत है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक और वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जब वो एनडीए अलायंस की बैठक हो रही थी, तो योगी जी और नितिन गडकरी क्लैपिंग नहीं कर रहे थे। उसका भी एक अलग संदेश निकाला गया।
उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की खबरें भी काफी तूल पकड़ती गई, चुनाव के दरमियान भी, चुनाव के बाद भी। अभी हाल ही में अमित शाह से मीटिंग हुई है। तो बीजेपी के अंदर और एनडीए अलायंस की जो मजबूरी है, उसमें हो सकता है कि 5 साल में कोई नया नेता बीजेपी का फिर आ जाए। यह सवाल तो मीडिया को पूछा जाना चाहिए था। मीडिया को पूछना चाहिए था कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई? क्या मोदी और अमित शाह जी को डर था कि अगर संसदीय दल की बैठक होगी तो उसमें हार की तुरंत समीक्षा की जाएगी कि आखिर पार्टी को 303 सीट से 240 लाने में किसकी भूमिका रही? कौन लेगा जिम्मेदारी? नेतृत्व पर जिम्मेदारी आएगी और फिर उसका विकल्प तलाशा जाएगा। तो विकल्प में कौन है? एक सफल प्रशासक के रूप में आप नितिन गडकरी को भी याद कर लीजिए, लोग उनको भी याद करते हैं कि एक अच्छे प्रशासक हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोट से जीत हासिल की है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने तो एक लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। महिलाओं में उनकी काफी साख मानी जाती है, मामा कहे जाते हैं। तो हो सकता था कि बीजेपी के अंदर में शायद कुछ कुलबुलाहट हो। इस कुलबुलाहट को समय रहते ही आनंद फानंद में दबा दिया गया। यह भी एक राजनीतिक संकेत है। अब कोई कहेगा कि यह कैसे हो सकता है? मोदी जी तो निर्विवाद नेता है, लेकिन कहते हैं ना, समय का फेर जो होता है अच्छों अच्छों को सड़क पर ला देता है। उसमें आप और हम या कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, सब समय का चक्र है। समय था तो मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगता था, गूंजता था। आज हमारी सरकार मोदी सरकार नहीं बोलते हैं, एनडीए की सरकार बोल रहे हैं मोदी जी। और पहले कोई भी फंक्शन में मोदी जी का सिंगल फोटो आता था, अब उसमें कमी आने लगी है। 5 जून को एक विश्व पर्यावरण दिवस था, उसमें भी लोगों ने देखा कि मोदी जी 2-3 लोगों के साथ में पर्यावरण दिवस पर एक पौधे का वृक्षारोपण कर रहे हैं। एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में उनको देखा गया और वहां 2-3 लोग फोटो फ्रेम में थे। ये भी राजनीतिक संकेत है कि जो ऐंठन होती है, राजनीतिक ऐंठन कहते हैं इसको। जैसे हम लोग अपने जीवन में बहुत ऐंठन रखते हैं, जब आपके पास सत्ता होती है, पैसे होते हैं। एक होती है राजनीतिक ऐंठन। अगर हमारे नाम पर कोई जीत रहा है, हमारे नाम पर वोट मिल रहा है, तो उसकी एक राजनीतिक ऐंठन बढ़ जाती है और वो महत्वाकांक्षी से भी ऊपर हो जाता है। तभी तो चुनाव के दरमियान में मोदी जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। ये राजनीतिक ऐंठन इसको कहते हैं। कायदे से मीडिया को इस पर सवाल उठाना चाहिए था कि मोदी जी आप ये बात कैसे कहें। और अब जब 303 से 240 सीट आ गई है, इस पर आपका क्या कहना है? सीधा सवाल अगर मीडिया करे तो शायद पार्टी के जो अंदरूनी चर्चे हैं उसको बल मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई आदमी अपनी पॉलिटिकल सत्ता पर इतना काबिज हो जाता है कि उसका विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन समय का जब चक्र, समय का जब डंडा चलता है ना, तो सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। अब देखिए ना, शिवराज सिंह चौहान एक मजबूत कंटेंडर के रूप में देखे जा रहे हैं और सोशल मीडिया से लेकर कुछ मीडिया के हलकों में इस बात की चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी संसदीय दल का नेता क्यों नहीं बनाया गया, उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया गया। क्या मोदी जी लिखवा के लाए हैं कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे? जब तक उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों ने उनको सर आंखों पर बैठाया, पार्टी ने भी सर आंखों पर बैठाया, आरएसएस ने भी सर आंखों पर बैठाया। लेकिन देखिए, आज आरएसएस के भी सुर बदले हुए हैं और पार्टी में भी अंदरूनी खींचतान तो चल रही है। उनके समर्थक तो बोलने लगे हैं। अब सांसद बोले, मंत्री बोले या ना बोले, लेकिन उनके समर्थक, जिनकी बदौलत सत्ता पर आप काबिज होते हैं, जिनकी बदौलत आप सत्ता पर काबिज होते हैं, उसको दरकिनार करना या उसकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखना, ये कई बार क्या होता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इससे भारी नुकसान होगा। समय रहते
अपने अपने सीमाओं को देखते हुए, अपनी कार्य क्षमता को देखते हुए अगर कोई निकल लेता है चुपके से और अपनी सत्ता ट्रांसफर कर देता है तो उसकी इज्जत बची रह जाती है। मोदी जी के पास भी यही विकल्प है। अगर समय रहते वो पार्टी का कमान किसी और के हाथों दे करके अगर निकल जाए तो निसंदेह मोदी जी का नाम जो है भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसे नेता के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने पार्टी को बुलंदी पर पहुंचाई और समय रहते किसी नए नेतृत्व को वारिस बना करके रिटायरमेंट ले लिया। ये नहीं कि लाल कृष्ण आडवाणी की तरह उनको जबरदस्ती मार्गदर्शक मंडल में भेजना पड़ा। आज भी आपको याद होगा कि किस तरह से मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, इन सब को एक तरह से राजनीतिक वनवास भेजा गया मार्गदर्शक मंडल में शामिल करके। मोदी जी का राजनीतिक वनवास होगा कि नहीं होगा, मोदी जी का मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय में ये दिखेगा, इसका असर दिखेगा। क्योंकि बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुला करके आनंद फानंद में एनडीए के अलायंस के साथ बैठक करके उसमें दमखम से अपने आप को नेता बना लेना, ये तो सभी लोगों ने देखा। लेकिन जो लोगों ने नहीं देखा या नहीं दिखाया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है वो ये कि पार्टी में वैकल्पिक वारिस की तलाश शुरू हो गई है। आरएसएस के सुर बदल गए हैं। आरएसएस के सुर बदलने का मतलब एक संकेत है। क्योंकि आपको याद होगा जिन्ना की मजार पर जाकर चादर चढ़ाए थे लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद से उनके बुरे दिन शुरू हो गए और 2011-12 आते आते आरएसएस ने ही मोदी को आगे बढ़ाया और उनके नाम को प्रस्ताव फिर पार्टी ने किया। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का जो संबंध है इसको कोई आदमी, बाहर का आदमी नहीं समझ पाएगा। लेकिन इतना तो सब समझते हैं कि बीजेपी में जो कुछ भी होता है उसमें आरएसएस का हाथ होता है। और ऐसा लग रहा है सत्ता संभाले 2 दिन भी नहीं हुए हैं, सत्ता संभाले 2 दिन भी नहीं हुए हैं और आरएसएस ने अपने सुर बदल दिए। क्यों बदले हैं? आपको याद होगा जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की उतनी जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। याद है बयान आपको? देखिए, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग ने भी राजनीति को देखा है, समझा है, राजनीति पढ़ा है, राजनीतिक इतिहास पढ़ा है कि जब किसी का समय बलवान होता है तो वो बहुत आगे जाता है और जब समय खत्म हो जाता है तो फिर कैसे कहां चला जाता है उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा आने के बाद भी बीजेपी अपने बलबूते पर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सत्ता में नहीं आ पाई। बीजेपी, मैं बोल रहा हूं बीजेपी, और 303 से सीटें घट गई। कुछ न कुछ इसमें संकेत है, एक राजनीतिक संकेत है। जिसको समझना है समझिए, जिसको नहीं समझना है नहीं समझिए। लेकिन आने वाला कल बहुत संशय वाला होगा और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में कोई नया तूफान आएगा ऐसा संकेत दिखने लगा है और समर्थकों में ये बातें फैलने लगी है कि कब तक मोदी जी। नमस्कार।